जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट की एक और लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। 10 लेक्चर इन्वायरमेंट के हो चुके हैं, 250 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो प्लीज़ उसको 250 के 250 अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अपडेटेड है एकदम करंट अफेयर्स के साथ। तो आज अपना 11वां लेक्चर होगा। जैसे ही ये खत्म होगा उसके बाद मैं साइंस के लेक्चर सीरीज शुरू करूँगा। अभी एक इन्वायरमेंट की और एक ज्योग्राफी की चल रही है, तो प्लीज़ इसका लाभ उठाते रहिए दोस्तों। आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे देखने को मिलेंगे। बाकी कंप्लीट प्रिपरेशन आप हमारे ग्रुप से जुड़ के कर सकते हैं, जिसमें आपको हर एक वो चीज़ दी जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए सिर्फ जरूरी है, और कोई मटेरियल नहीं। जितना सिलेक्शन और कट ऑफ निकालने के लिए जरूरी है, स्टडी मटेरियल, वीडियो क्लासेस, डाउट क्लियरेंस ग्रुप, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, सब कुछ एक ही जगह पे। तो आज का अपना लेक्चर शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 251 से। कह रहा है गलत युग्म चुनना है, कौन सा युग्म गलत है, करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1991, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974। ठीक है, हिंदी में कहें तो वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1991 और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। कौन सा इसमें गलत है? तो इसमें गलत है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। ये 1991 में नहीं, 1981 में आया था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र के संदर्भ में गलत युग्म कौन सा है? ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर अफेक्टेड एरिया चूज द इनकरेक्ट पेयर। सबसे पहले कह रहा है जो फ्लड है वो प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार में आते हैं, पहली चीज़। अर्थक्वेक हिमालय रीजन में आते हैं। ड्रॉट यानी सूखा जो पड़ता है वो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में पड़ता है। और सुनामी नदर्न रीजन ऑफ इंडिया, भारत के उत्तरी क्षेत्र में आती है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। आपको पता है कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में सुनामी आएगी क्या? यहाँ पे नहीं, हमेशा कोस्टल रीजन्स में सुनामी आती है ना, कोस्ट रीजन्स पे आती है, तो ये गलत है, कोस्टल रीजन्स होना चाहिए था। बाकी सही है, फ्लड भाई यूपी बिहार, अर्थक्वेक हिमालय रीजन, सूखा वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया। ठीक है, अगला, इन विच बायोस्फीयर रिजर्व द लार्जेस्ट इंडेंजर्ड मरीन मैमल डुगोंग एंड सी टर्टल आर ऑल्सो फाउंड। किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा लुप्त प्राय समुद्री स्तनपाई ड्यूगोंग अर्थात ड्यूगोंग और समुद्री कछुए पाए जाते हैं? तो डुगोंग कहाँ मिलेगा? कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, शेष सलेम बायोस्फीयर रिजर्व या गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व? तो पहले आपको मैं इसकी इमेज दिखाता हूँ। ये है डुगोंग मरीन मैमल, ये गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है ना, जो गल्फ है मन्नार का, वहाँ मिलता है ये। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 254, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा परितंत्र क्रम सही है? ठीक है, मतलब घटते उत्पादकता के टर्म में मतलब डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी के टर्म में पूछ रहा है। ओशियन, लेक, ग्रासलैंड या मैनग्रूव? मैनग्रूव, ओशियन, ग्रासलैंड, लेक, मैनग्रूव, ग्रासलैंड, लेक, ओशियन या ओशियन, मैनग्रूव, लेक, ग्रासलैंड? तो देखिए, घटते में पूछ रहा है ना, तो सबसे अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखोगे तो सबसे ज़्यादा तो मैनग्रूव का होता है, और मैनग्रूव आपको दो जगह दिख रहा है। ठीक है, मैनग्रूव का होगा सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम ग्रासलैंड, लेक, और ओशियन का जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता क्रम है, वो सबसे कम होगा। ठीक है, इसको याद रखना, सबसे ज़्यादा मैनग्रूव की होती प्रोडक्टिविटी, फिर ग्रासलैंड आएगा उससे कम, फिर लेक उससे कम, ओशियन सबसे कम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति प्रदूषण करता है या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तो ऐसा व्यक्ति इसे साफ करने और इसके लिए भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं। इफ अ पर्सन कॉजेज पोल्यूशन और डैमेज टू द एनवायरमेंट देन सच पर्सन इज लाइबल टू क्लीन इट अप एंड पे फॉर इट। दिस अप्रोच इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल, प्रिक्यूशनरी प्रिंसिपल, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रनल इक्विटी? बहुत ज़्यादा आसान है ये, आराम से आप बता सकते हो इसको। तो इसका मतलब होता है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, यानी प्रदूषक भुगतान करता है। भाई जो प्रदूषण फैला रहा है वही तो भुगतान करेगा इसका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
माधव गैडगिल पैनल डैश के पर्यावरण से संबंधित है। माधव गैडगिल पैनल डील्स विद इन्वायरमेंट ऑफ द वेस्टर्न घाट, हिमालयाज, अंडमान निकोबार या ईस्टर्न घाट। तो गैडगिल रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, वेस्टर्न घाट के लिए बनाई गई थी कि वेस्टर्न घाट में ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी करना ठीक नहीं है, वहाँ के नेचर इन्वायरमेंट के लिए गलत इम्पैक्ट डालेगा वहाँ पे, ठीक है, हार्मफुल। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी? राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट यानी प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करना। तीनों ही दोस्तों सही है, ये सभी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर ऑफ यूएनईपी, काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये पूछता कई बार है। नैरोबी, जेनेवा, पेरिस या वाशिंगटन डीसी। तो यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर है ये आपको देखने को मिलेगा नैरोबी, केनिया में, ठीक है। कहाँ है? नैरोबी, केनिया। अगला है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्जीव भाग के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो उसके पर्यावरण को आकार देता है? What is the term used for a non-living part of an ecosystem that shapes its environment? Aminosic factor, cosmic factor, abiotic factor या बायोटिक फैक्टर। वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, फिर से पढ़िए इसको। तो नॉन लिविंग पार्ट की बात कर रहे हैं ना, नॉन लिविंग होता है अबायोटिक, अजैविक घटक, ठीक है, और बायोटिक मतलब जो लिविंग होते हैं, ठीक है। अब अबायोटिक में जैसे सन की रेज हो गई, टेम्परेचर हो गया, ये सब वाटर हो गया, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान किस शहर में है? इन विच सिटी इज द नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी नीरी कहाँ पर है? आपसे पूछ रहे हैं, नीरी। नागपुर, चेन्नई, पुणे या लखनऊ। तो नीरी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नीरी का हेडक्वार्टर है नागपुर में। कहाँ पर है? नागपुर में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब आया? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? तो अभी ऊपर देखा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आएगा। कब आएगा? 1986 में, ठीक है। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट? भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, होप्स क्यूबिक फीट या क्यूबिक टन। क्या है दोस्तों इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की यूनिट? तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता क्या है। देखो, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है मिनिमम एरिया किसी भी स्पीशीज़ के लिए जहाँ वो सर्वाइव कर सके, उसके रहने खाने पीने की व्यवस्था, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। और ये ग्लोबल हेक्टेयर में नापा जाता है। किसमें? ग्लोबल हेक्टेयर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? हु इज़ कॉल्ड डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया? रविंद्र कुमार सिन्हा, डॉक्टर रामदेव मिश्रा, जगदीश बावला या डॉक्टर सलीम अली। किसको कहते हैं? तो ये भी बेहद आसान है, काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं भैया। रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने डॉल्फिन के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है। चलिए 264, सरीसृप और स्तनधारियों के बीच की कड़ी को क्या माना जाता है? द लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल इज कंसिडर्ड टू बी एकिडना, युगलीना, कैसोबरी या स्लोथ। तो इसको कहा जाता है एकिडना। क्या कहते हैं? एकिडना, ठीक है। एकिडना कहते हैं सरीसृप और स्तनधारी के बीच की जो कड़ी होती है उसको एकिडना कहते हैं। अगला है, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? वेयर इज एशियन वाइल्ड एस फाउंड? काजीरंगा, रणथंभौर, कच्छकरण या परियर। तो एशियन वाइल्ड एस काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है। रन ऑफ कच्छ गुजरात, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वॉज इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश? 1972, 1977, 1989 या 1980। तो पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में हुई 1980 में, 1980 में, ठीक है। इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट कब बना था? 1980 में। चलिए अगला देखते हैं। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे भैया? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा, म्यूनिक, प्राग या लंदन? अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया था? विच अथॉरिटी वॉज एस्टैब्लिश फॉर द इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, पर्यावरण न्यायाधिकरण, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इंग्लिश में देखें तो एनजीटी, एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो अगेन बहुत ही ज़्यादा आसान प्रश्न है। एनजीटी बनाया गया था दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया था।
और आपसे वर्ष भी पूछ सकता है कब बनाया गया, 2010 में एनजीटी की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए, किसी संस्था ने विश्व ऊर्जा संक्रमण आउटलुक 2030 की रिपोर्ट जारी की है। मतलब किसने जारी करता है, कौन करता है? वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक इंडेक्स या रिपोर्ट 2023। आईएमएफ, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड बैंक या यूएनईपी। काफ़ी ज़्यादा थोड़ा लॉजिकल, अगर आप थोड़ा सा सोचते हैं तो सही बता सकते हैं। तो ये निकालता है कौन? IREA, मतलब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, या अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट को निकालता है। नदी का जल प्रदूषण किस में मापा जाता है? वाटर पोल्यूशन ऑफ रिवर इज मेजर्ड बाय, ये आपको तो पता होगा, मैं आशा कर रहा हूँ इसकी। जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, जल में घुली ओजोन की मात्रा से, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से, या जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से। बेहद आसान प्रश्न है, ये बच्चे को पता होगा। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उस पानी में कितना है, इससे पोल्यूशन का पता चलता है। कारण देखिए क्या होता है, अब ये पानी है, ऊपर बहुत सारी डस्ट जमा है, अब सूरज की किरण आती है तो वो अंदर नहीं जा पाएगी ना, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। अब सूरज की किरण नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन कम होगा तो पक्षियाँ, जो भी मतलब जीव जंतु है इसमें, वो मरने लगते हैं। ठीक है, तो पोल्यूशन कारण है ऑक्सीजन कम होने का। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से कौन सा प्रदूषण होता है भैया? विच पोल्यूशन इज कॉज बाय एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजेशन? सॉइल, वाटर, एयर या ऑल ऑफ द अबव? तो सारे ही होंगे। अब सॉइल अगर पोल्यूटेड हुई तो वाटर भी पोल्यूटेड होगा, एयर भी पोल्यूटेड होगी। कैसे? सब तो लिंक करेगा ना भाई। देखो ना, सॉइल में गया पोल्यूशन, रन ऑफ होकर पानी में पहुँचेगा, पानी से फिर ये हवा में भी जाएगा, इवोपरेशन होगा तो एयर भी वहाँ की खराब होगी, तो सबको ही दिक्कत देगी। जैव विविधता के नुकसान का क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, इंट्रोडक्शन टू एक्सोटिक स्पीशीज, पोल्यूशन या ऑल ऑफ द अबव? तो ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए, अब नेचुरल हैबिटेट ही खत्म कर दोगे उनका तो वो तो खत्म ही हो जाएंगे। एक्सोटिक स्पीशीज़ होती है भाई, से बाई चांस मान लीजिए कोई ऐसी स्पीशीज़ है जो यहाँ की नहीं, एक्सोटिक मतलब बाहर की, उसको यहाँ ला दोगे, वो ऐसी होगी तो इन सबको खा भी सकती है ना। तो एक्सोटिक स्पीशीज़ का इंट्रोडक्शन भी उस जगह नहीं सही है, वो मरने भी लगेंगे, क्योंकि वो जहाँ रहती होंगी उनका इन्वायरमेंट अलग है, जहाँ पे आप उन्हें उनको रिहेबिलिटेट कराया वहाँ का अलग है। पोल्यूशन तो एक मेजर कारण है ही, तो सारे ही हो जाएंगे इसका। ठीक है, परमाणु ऊर्जा के दोहन के कारण प्रायः क्या होते हैं? हार्नेसिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ऑफन कॉजेस थर्मल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन या नन ऑफ द अबव? तो इसका ठीक आंसर होगा क्या? थर्मल प्रदूषण या थर्मल पोल्यूशन। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी जो आती है, मतलब परमाणु ऊर्जा के दोहन के कारण थर्मल पोल्यूशन होता है। ठीक है, 274 देखते हैं। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किस प्रदूषण का मूल स्रोत है? व्हाट इज द बेसिक सोर्स ऑफ कंबंशन ऑफ कोल, पेट्रोल, डीजल? वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन? ठीक है, क्या होगा इसका? तो इसका होगा देखिए एयर पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन तो करता है ना कोल, पेट्रोल, डीजल, इससे क्या होगा? हवा जो होगी जहरीली होती जाएगी। ठीक है, 275 स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे विषालु धातु प्रदूषक कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट टॉक्सिक मेटल पोल्यूटेंट इन ऑटोमेटिव व्हीकल एग्जॉस्ट? कॉपर, लेड, कैडमियम या मरकरी? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए, स्वचालित जो वाहन निर्वातक है उसका सबसे जो विषालु धातु है वो लेड होता है दोस्तों। ठीक है, ये कैंसर कॉजेस भी करता है, तो लेड काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक और पोल्यूटेंट होता है। ठीक है, तो अगेन दोस्तों ये था आज का लेक्चर, शानदार, बढ़िया से इसको रिवीजन करिए, बढ़िया देखिए आपकी प्रैक्टिस हो गई। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, अपने आप को 6 से 8 घंटे दीजिए इस टाइम। पेपर बहुत करीब है, अगर आप PCS दे रहे हैं तो भी, RO ARO दे रहे हैं तो भी, बार बार ये अवसर नहीं मिलेंगे। और तैयारी का समय एकदम यंग एज में ज़्यादा अच्छा है, बुढ़ापे में तक तैयारी करना भी ठीक नहीं है ना। तो कोशिश करिए, आपकी जो जॉब है, ऑफिसर्स की जो जॉब होती है ना, RO ARO है, PCS है, आप अगर 21 साल तो मांगते हैं, 21 से 30 के अंदर, मैक्स में 30 लेके चल रहा हूँ, कोशिश करो हो जाए, है ना। 30 के बाद फिर ठीक नहीं है, 30 के अंदर हो जाता है बेस्ट है। नहीं तो आपके पास एक सवाल भी होना चाहिए, ये नहीं तो क्या है ना। अगर नहीं आपको मिल रही है जॉब तो आप क्या करोगे? एक बैकअप ज़रूर हो भाई, जीवन तो जीना है ना, पैसा तो कमाना है, तो कोई बैकअप भी अपना लेके चलो, कोई स्किल ज़रूर सीखते रहो, पढ़ाने की, कोई भी तरह की स्किल्स जो आपके लिए अर्निंग का एक सोर्स बने, है ना। ये नहीं कि आप 35 साल 40 साल तक बुढ़ापे में इलाहाबाद में जैसे नहीं संत बने हो तैयारी कर रहे हैं, भैया क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। तो ये मीठा झूठ है, इससे बचें। आपको लग रहा है कि हाँ आप निकाल सकते हैं, 2-3 साल में अपने लिए दूंगा, निकाल लूँगा, तो उसको करो। और फिर आपको 2-3 अटैम्प्ट जब दोगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा यार मेरे से नहीं हो पा रहा, तो कुछ और देख लो ईमानदारी से। ठीक है, बाकी प्रभु की इच्छा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।